नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और हम ये जो दूसरा पेपर है संस्कृत विभाग में हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था, दूसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम देखेंगे। पहला पेपर आप सबने देख ही लिया होगा। 150 प्रश्न हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के कर चुके थे संस्कृत विभाग का। ये दूसरा पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास का पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, देखते हैं प्रश्न जो है कि कवि और उनके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, बोल रहा है कौन सा उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। ठीक है, चंडीदास जी बंगाल से संबंधित है। जयदेव जो कि गीत गोविंद के रचनाकार है, उड़ीसा से थे ये संत। ठीक है, विद्यापति मिथिला से हैं। फिर कभी आ जाए तो मान लो गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का भी संबंध भी बंगाल से, याद रखना, बंगाल से। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी का संबंध भी बंगाल से है। नामदेव का जो संबंध है वो है महाराष्ट्र पंढरपुर। ठीक है, महाराष्ट्र में पंढरपुर से, तो गुजरात से इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके गुजरात से अगर किसी की बात चाहे तो गुजरात में नरसिंह मेहता है। ठीक है ना, कृष्णदास जी जो कि अपने अष्टछाप में पढ़ते हैं उनका संबंध है। ठीक है, अरुण कमल की रचना नहीं है। अरुण कमल समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर में से एक है। मैं वो शंख महाशंख सबूत नए इलाके में। ठीक है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है इस रचना को, साहित्य अकादमी नए इलाके में। बीजाक्षर जो है वो अनामिका की रचना है, अनामिका की। निराला की कौन सी रचना नहीं है? आसान है। जूही की कली, बादल राग, सरोज स्मृति। परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन पंत की है। ठीक है, किस संप्रदाय में नित्य विहारी यानी कि निरंतर विहार करते हुए कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान किया जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य विहारी जो है राधा, मतलब इसमें राधा सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है यहाँ पर, यानी कि राधा को पूजा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय भी आंसर नहीं होगा। गौड़ीय संप्रदाय में तो ब्रजेंद्र श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। ब्रजेंद्र, ये ब्रजेंद्र शब्द लिखा हुआ आएगा, याद रखना आप। गौड़ीय संप्रदाय में ब्रजेंद्र श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, लिखा हुआ आएगा। और निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल स्वरूप आराधना की जाती है। राधा कृष्ण युगल आराधना, लेकिन नित्य विहारी कृष्ण की आराधना की जाती है सखी संप्रदाय में, जिसे हम हरिदासी संप्रदाय भी बोलते हैं। हरिदासी, स्वामी हरिदास जी इसके प्रवर्तक हैं। बीसल देव रासो के संबंध में जो गलत कथन है वो छांटना है। राजस्थान का एग्जाम और पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज बीसल देव रासो से प्रश्न न आए, 200% बोल रहा हूँ, कभी पेपर बनेगा ही नहीं इन दोनों के बिना। और मोतीलाल मेनारिया ने इसे गे काव्य माना है। मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के साहित्यकार या राजस्थान के इतिहास लिखने वाले बहुत प्रमुख इंसान थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने बिसल देव रासो को गे काव्य नहीं माना है। ठीक है ना, बाहर के जो है उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के बाहर के वो जरूर मानते हैं, पर इसको गे काव्य नहीं माना है, तो ये पहला ही असंगत हो जाएगा। बाकी संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है इसमें, सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक, उसी प्रकार संदेश परंपरा है। नारी गहिमा की स्थापना करती, ये भी सही बात है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज रूप मानी गई है, बिल्कुल सही कथन है ये भी। ठीक है, छठवां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के उपलब्ध जितनी भी प्रतियां हैं उनके आधार पर नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को कुल कितने रूपांतर निश्चित किए हैं? टोटल 4 रूपांतर निश्चित किए हैं। कौन सा? वृहद, मध्यम, लघु और लघुत्तम। ठीक है ना, लघुत्तम। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, वृहद में तो कुछ 16,000 के ऊपर छंद है, मध्य में 7,000 के ऊपर छंद है, लघु में 3,000 के ऊपर, लघुत्तम में 1,300 के ऊपर छंद है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आप जब आदिकाल के नोट्स पढ़ोगे वहां पे आपको सारी डिटेल में चीजें बताई हुई है। सातवां प्रश्न कहता है कि काव्य के सभी अंग कौन कौन से होंगे? रस, छंद, अलंकार, ठीक है ना, वही रीति, दोष, काव्य गुण, ये सभी अंगों पर एक साथ विवेचन करने वाले आचार्यों ने मुख्यतः किन किन ग्रंथों का आश्रय ग्रहण किया था? ये यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे रीतिकाल की। भाई रीतिकाल के जो आचार्य थे उन्होंने, अगर रस पढ़ना था तो उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी पढ़ा, अलंकार पढ़ना था तो जयदेव का चंद्रालोक पढ़ा, लेकिन जब सभी रचनाओं पे काव्य विवेचन करना था तो कौन सी रचनाएं पढ़ी थी? तो जाहिर सी बात है साहित्य दर्पण विश्वनाथ की जो रचना है, ठीक है, और काव्य प्रकाश जो मम्मट की है, इन रचनाओं को उन्होंने आधार ग्रंथ बनाया था। ये इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन था ये, पर इंपॉर्टेंट बहुत है ये, आगे पूछा जाएगा ये। कुवलयानंद रचना पूछी किसकी है? तो कुवलयानंद है अप्पय दीक्षित की। किसकी है? अप्पय दीक्षित की। ठीक है, चंद्रालोक जयदेव की है, इसे मैं बता चुका हूँ। आठवां प्रश्न है, यहाँ पे गलत विकल्प छांटना है। खुरदरी हथेलिया अनामिका की रचना है, सही बात है। अपनी केवल धार है ना, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार, अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, अरुण कमल, सही है ये भी। घास में दुबका आसमान,
ये आलोक धनवा की रचना नहीं है, ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये अशोक वाजपेयी की रचना है ये। कहाँ से पूछी गई है? क्योंकि सिलेबस में लगी हुई है, आसान प्रश्न है, कहाँ से कठिन है ये बताओ। और एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी की हो जाएगी, ठीक है ना। अरुण कमल, अशोक, आलोक धनवाई सबके सब सिलेबस के लगे हुए कवि हैं, और वैसे भी सिलेबस में लगे हो चाहे न लगे हो, साहित्य अकादमी प्राप्त जिनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो सब कवि अपने आप में विशेष हो जाते हैं। नवा प्रश्न है कि अमीर खुसरो की हिंदी रचना है कौन सी? हिंदी रचना है, जाहिर सी बात है जो अमीर खुसरो ने जो पहेलियां लिखी वो हिंदी में लिखी है, हिंदी के समीप खड़ी बोली हिंदी में मिलती है हमको, ठीक है। आंडाल को किस परंपरा में परिणत किया जाता है? ठीक है, सर्वप्रथम जो कुछ भक्त होते थे दक्षिण में, नयनवार और आलवार, ठीक है, आलवारों में एक आंडाल नाम की एक दलित महिला भी थी, महिला है ये, ठीक है ना। तो ये आंडाल जो है आलवारों में से थी ये। आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है? विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है, विष्णु प्रभाकर। ये जीवनी विधा की रचना है, ये जीवनी है, उपन्यास नहीं है। शरत चंद्र की जीवनी है ये, ठीक है, शरत चंद्र की, ठीक है। बंगाल के उपन्यासकार थे, मतलब बंगाल के रचनाकार है, बहुत प्रसिद्ध, उनको ऊपर बहुत बड़ी जीवनी एक प्रकार से देखा जाए तो ये। मंजनकृत मधुमालती के संदर्भ में गलत बताना है अपने को, जो गलत है। 1545 इसका टाइम है, ठीक है ना। 1540 में जब हमारे पद्मावत आई थी उसके बाद ये आई थी मंजन की मधुमालती। मनोहर के प्रेम की दृढ़ता में कहीं भी शिथिलता नहीं आती है, ये सही बात है, बिल्कुल। मधुमालती की प्रेम व्यथा प्रेम उन्माद नहीं है, मतलब एक प्रकार से प्रेम का उन्माद मात्र नहीं, ऐसा नहीं कि बस एक आवेग मात्र, वास्तव में प्रेम की व्यथा है ये, सही बात है ये भी। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रमुख कथा के साथ साथ ताराचंद और प्रेमा की एक और कथा चलती है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो कौन सी रचना है जिसमें उपनायक और नायिका भी मिलते हैं, ठीक है। और अन्य प्रेम आख्यानों की तरह इसकी कथा भी दुखांत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वास्तव में अंत में जो है सही सलामत तरीके से मिलन हो जाता है मनोहर का मधुमालती से और ताराचंद का प्रेमा से, ठीक है ना। वेरी गुड, आवाज क्लियर आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। 13वां प्रश्न देखो कि कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है, ठीक है। नई कहानी पर विचार करते हुए ये कथन किसका है? देखो, नई कहानी पर विचार करते हुए ये कथन है उसका जिसने कहानी पर बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। कौन है वो? जैसे कविता के नए प्रतिमान लिखा है, ठीक है, छायावाद नाम से रचना लिखी है, वो है नामवर सिंह, ठीक है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत बड़े आलोचक है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत विकल्प छांटना है यहाँ पे फिर से। तो प्रेम योगिनी या प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी की रचना है। संयोगिता स्वयंवर श्री नवास दास की है। महाराणा प्रताप जो है राधा कृष्ण दास जी की रचना है। पर जानकी मंगल जो है देवकी नंदन त्रिपाठी का नाटक नहीं है, बल्कि शीतला त्रिपाठी का है, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न नंद चतुर्वेदी क्यों आया? क्योंकि राजस्थान के हैं पहली बात, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनके संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? ठीक है, कि कहीं नहीं वहीं उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन है। अब जिन्होंने पढ़ा होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको पता है कि कहीं नहीं वहीं रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, परंतु कहीं नहीं वहीं जो है ना वो अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है ना, कहीं नहीं वहीं। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया ना, इनका प्रसिद्ध काव्य संकलन कैसे हो सकता है? तो अशोक वाजपेयी का है। बाकी दूसरा सही है कि उन्होंने घ्राक्षरी, सवैया, दोहा आदि छंदों में रचनाएं की हैं। बिंदु नाम की एक पत्रिका का संपादन किया है, और उनके लेखक में शुरुआत में ब्रजभाषा की कविताओं से हुई है, ठीक है। मीरा पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको, मीरा पुरस्कार ही मिला हुआ है ना। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है? सिलेबस में लगा हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। बोले बोल अबोल, है मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, तोलस्तोर साइकिल जो है इंपॉर्टेंट रचना है, पर ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, केदारनाथ सिंह की है ये, ठीक है। किसकी है ये? केदारनाथ सिंह की, ठीक है। इसलिए केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ मिश्र, इन तीनों की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। 17वां प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो एक तो इनका काव्य संग्रह त्रिधारा हो जाएगा और एक हो जाएगा मुकुल, ये दोनों के दोनों काव्य संग्रह इनके हैं, लेकिन ऑप्शन में मुकुल ही दे रखा है। मानसी रामदास त्रिपाठी का है ही सही। चैत्या नरेश मेहता जी का है, और जौहर जो है वो श्याम नारायण पांडे का है, श्याम नारायण पांडे का। त्रिधारा है और मुकुल, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 18वां प्रश्न है रीतिकाल के कवि भिखारी दास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? असंगत कथन छांटना है कि भिखारी दास का नायक नायिका भेद जो कथन है, ग्रंथ है, वो मूलतः भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित है, ये सही कथन है।
क्योंकि जो रस निरूपक ग्रंथ होगा ना उसमें नायक नायिका भेद अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ये जब मैं पढ़ाता था आपको तभी मैंने बताई है। और भानुदत्त ने कहाँ से कोचिंग करी है ये भी मैंने आपको बताया था। काव्य निर्णय में भिखारी दास ने कुछ मौलिक उद्भावनाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये एकदम सत्य कथन है। जब हम रीतिकाल को पढ़ा था हमने, शुक्ल जी हो चाहे नगेंद्र, वहां पर भी हमने इस बात को पढ़ा था। काव्य निर्णय ग्रंथ में अधिकतर भाग रस विवेचन को समर्पित है। यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि काव्य निर्णय अगर अधिकतर भाग रस विवेचन को हो जाएगा तो ये तो रस निरूपक ग्रंथ हो जाएगा। पर काव्य निर्णय रस निरूपक ग्रंथ न होकर सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ये सर्वांग निरूपक अर्थात काव्य के सभी अंगों पर इसमें लिखा गया है। चौथा ऑप्शन है काव्य निर्णय के निर्माण में भिखारी दास ने मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और जयदेव के ग्रंथों से सहायता ली है। ये एकदम सही कथन है ये भी। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? देखो, आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, पद्मावत है, सही। लेकिन रस रतन जो है ना, किसकी रचना है? रस रतन पुहूकर की। पुहूकर की रस रतन है। ठीक है, सूफी रचना ही है ये भी, पर पुहूकर की है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? बोधा है, ठाकुर है, द्विजदेव है, घनानंद है, आलम है। पर जो ग्वाल है ना, ये रीतिबद्ध में आते हैं। रीतिबद्ध। ठीक है, ग्वाल। 21वां प्रश्न देखो आप कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव नहीं किया। ये शब्दावली किसी और की हो ही नहीं सकती ना। पहले पहल आचार्य केशव नहीं किया है, पर अर्थात केशवदास को साइड में किया जा रहा है चुपचाप कि पहले पहल केशव नहीं किया है, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्षों पीछे चला, और वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां लगाई थी मैंने जब मैं पढ़ा रहा था आपको शुक्ल जी का पूरा इतिहास। तो ये आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये। तो पूरी शुक्ल जी का इतिहास हमने पूरा 52 कक्षाओं में पढ़ाया हुआ है, पूरा विस्तार से समझा कर। और कौन कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी बार बार पूछी जा सकती है वो स्पेशल मैंने आपको लिखवाई हुई है, और वहीं से ये प्रश्न आया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 22वां प्रश्न देखो, हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान में है। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? भक्ति आंदोलन के कथन में ये जो है ना, क्या बोलते हैं हम ऐसे धार्मिक आंदोलन के बारे में, विशाल आंदोलन है और ये बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी कहीं अधिक विशाल था। ये ग्रियर्सन का कथन है और ये पहले 1000 बार पूछा जा चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं इस कथन का पूछा जाना। इनमें से कौन सी पद्माकर की रचना नहीं है? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली है, जगत विनोद है, पद्माभरण है, पर नीति शतक जो है वो पद्माकर की रचना नहीं है। ठीक है ना, पद्माकर की रचना नहीं है ये। 24वां प्रश्न देखो आप, दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से आचार्य सम्मिलित नहीं है। ये कितनी बार मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है कि कौन से आचार्य का दार्शनिक जो है आधार कौन कौन सा है। अगर हम बात करें विष्णु स्वामी ठीक है, तो विष्णु स्वामी हो गए अपने, और इधर से एक रुद्राचार्य भी थे। ठीक है, देखो द्वैतवाद तो निम्बार्काचार्य का होगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी निधा। तो निधा में निम्बार्काचार्य, धा में धा। ठीक है, अब धा में धा बड़ा आ रहा है ना, तो आप कहोगे यार धा आ रहा है तो द्वैतवाद भी तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे आ बड़ा आ रहा है तो द्वैत 2 बार आएगा यहाँ पे, तो द्वैतवाद हो जाएगा। शंकराचार्य का अद्वैत सबको याद है। और मध्वाचार्य का मैंने ट्रिक बताई थी मधु। अब मधु में दू छोटा आ रहा है, अर्थात द्वैत एक बार ही आएगा। मध्वाचार्य में द्वैत, लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद जो है ना, इसके प्रवर्तक इसके हो जाएंगे रामानुजाचार्य, प्रवर्तक रामानुजाचार्य। ठीक है ना, विष्णु स्वामी हो जाएंगे, ये सब वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है ये। ठीक है, वैसे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक तो जो है वल्लभाचार्य हो जाएंगे, लेकिन विष्णु स्वामी और ये सब जो है इसी से संबंधित। ऐसा रुद्र संप्रदाय भी हम इसे कहते हैं, सही बात, विष्णु स्वामी का। लेकिन ये वल्लभाचार्य की परंपरा में पहले हमको विष्णु स्वामी जी मिलते हैं। 25वां प्रश्न देखो, रीतिकालीन साहित्य एवं कलाओं के बारे में असंगत कथन बताना है कि रीतिकालीन साहित्य और रीतिकाल की जो कला है उसके बारे में गलत कथन क्या है। कि रचनाकार को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था ही सही। इस समय की ब्रजभाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची हुई थी। इस समय तक अंग्रेज अच्छे खासे आ चुके थे। इसके समानांतर गजल भी लिखी जा रही थी, शायरी लिखी जा रही थी। दो लाइनों में सबसे बड़ी बात यही है ना कि गजल में पूरी बात आप कह सकते हो, है ना। तो ये जो पंक्तियां इसने लिखी है ना कि पूर्णतः बची हुई थी, इसने गड़बड़ कर दी है ये लिख के, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पूर्णतः बची हुई थी, यहाँ पर भी
ब्रजभाषा के साथ फारसी का प्रभाव आ चुका था शुरू शुरू में, है ना, तो ये गलत हो जाएगी पंक्तियां। तो सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। इस समय के कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख हुए, ये भी सही है। और साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है, ये भी सही है। पर्याप्त तो है ही, सही देखा जाए तो, है ना। जसवंत सिंह की भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? ये मैंने 50 बार करवा रखा है आपको, अलंकार संबंधित, और आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूंगा आपने सही नहीं किया होगा। अलंकार ग्रंथ है ये, ठीक है ना, भाषा भूषण। वैसे मैं ट्रिक बता रखी है आपको बहुत बार कि कब कौन से अलंकार ग्रंथ होगा तो उसका नाम क्या हो सकता है। छंद ग्रंथ है तो उसका नाम कौमुदी, व्रत विचार, इस प्रकार से हो सकता है। रस का मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना। कुबेरनाथ राय की रचना कौन सी नहीं है? रस आखेटक है, प्रिया नीलकंठी है, मराल भी है, लेकिन तुम चंदन हम पानी, ये रचना किसकी है? ये हो जाएगी अपने विद्या विद्या निवास मिश्र की, ठीक है। ये निबंध जो है कुबेरनाथ राय का, ये रसाखेटक, प्रिया नीलकंठी और मराल, ये कुबेरनाथ राय के निबंध है, लेकिन तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है ये। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो देखो, वे दिन निर्मल वर्मा की चेकोस्लोवाकिया की दुनिया में रहने वाला उपन्यास है ये। डाक बंगला कमलेश्वर का है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये। लेकिन लेकिन अपने से अलग, ये मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है, ठीक है ना। ये उपन्यास हो जाएगा अपने से अलग, ये है उपन्यास अपने से अलग। ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अपने से अलग मेरे मुंह पे ही था ये, मैंने पढ़ा था अपने से अलग। मैं अभी इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये मोहन राकेश का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब अज्ञे का तो अपने अपने अजनबी हो जाएगा, ठीक है ना, अपने 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 अजनबी, ठीक है। इसका मैं बता दूंगा आपको भी, अपने अपने अजनबी, अपने से अलग, याद जैसे ही आएगा। 29वां प्रश्न देखो आप कि रीतिकाल की कविता इनकी रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की, ये तो मैं जब पढ़ा रहा था आपको पद्माकर, तब मैंने बताई थी कि प से प्रताप शाही, प से पद्माकर, याद रखना, कि वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास उन्मुख हुई है, ठीक है। शुक्ल जी ने इनकी किस कवि की ओर संकेत किया है? ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे पद्माकर के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पहला ऑप्शन। जब मैं पढ़ा रहा था पद्माकर तब मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 30वां प्रश्न है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में गलत कथन क्या है? तो देखो, तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है, सब सब जगत को पता है। तुलसी साहित्य में भाव वैविध्य तो है पर शैली वैविध्य नहीं है, ये असंगत कथन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तुलसी के काव्य में भाव वैविध्य भी है और शैली वैविध्य भी है, इसलिए दूसरा कथन असंगत हो जाएगा। तुलसी की भक्ति लोक संग्रह की भावना से भी प्रेरित है, और रामचरितमानस ने तुलसी को राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित किया गया, ये सबसे बड़ी विशेषता है रामचरितमानस की भी और तुलसी की भी। रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाटक श्री लाल शुक्ल की किस रचना का नाट्य रूपांतरण है? श्री लाल शुक्ल की एक रचना है राग दरबारी, जो कि उपन्यास से 1968 में लिखा हुआ, जिसे 1972 में साहित्य अकादमी मिला था। इसी को बाद में नाटक में रूपांतरित किया था रंगनाथ की वापसी के नाम से। बाकी ये पहला पड़ाव, अज्ञातवास और मकान, ये तीनों की तीनों रचनाएं भी किसकी है? श्री लाल शुक्ल की है। एक विश्रामपुर का संत, ये भी रचना किसकी है? श्री लाल शुक्ल की। 32वां प्रश्न देखो आप कि गोरक्षनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। बस यही बात है ना, गोरखनाथ को गोरक्षनाथ और धार्मिक नेता, यहाँ से इसका उत्तर निकल जाना चाहिए था। इन्होंने हठ योग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदाय को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। ये कथन किसका है? सबसे पहली बात तो, नाथ संप्रदाय नाम से एक बुक लिखी थी किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और गोरखनाथ तो गोरखनाथ शक्तिशाली नेता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 33वां प्रश्न है कि मर्घावती कुतुबन की हो जाएगी, ठीक है, आसान प्रश्न है। अज्ञे का कहानी संग्रह नहीं है। कोठरी की बात विपत्ति का जयदोल है। डायरी के नीरज पृष्ठ जो है तो रचना अज्ञे की, पर ये कहानी संग्रह नहीं है ये, ठीक है ना। रीतिकालीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विशेषता कौन सी नहीं है? रीतिकाल की स्वच्छंदतावादी, अर्थात ये रीति मुक्त की बात कर रहा है ये, कि रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। तो वक्रता और रहस्यात्मकता मिलती है, सही बात है। भावात्मकता कूट कूट के है, और वियोग की अंतरदशाओं का चित्रण भी है, लेकिन लाक्षणिकता का अभाव नहीं है भाई, लाक्षणिकता भी भरपूर मात्रा में मिलती है। लक्षण ग्रंथों का अभाव है, लाक्षणिकता का अभाव नहीं है।
तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि लक्षण ग्रंथों का अभाव जरूर मिलता है पर लाक्षणिकता का अभाव नहीं मिलता, अर्थात एक बात को टेढ़े ढंग से कहना। 36वां प्रश्न है कि राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो, राम सनेही संप्रदाय है और राम स्मरण पर बल नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहला ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे। बाकी अनभे वाणी महत्वपूर्ण रचना है, गूदड़ पंथी संत दास की परंपरा से विकास हुआ है और नवल राम मंत्री प्रमुख संत भक्त है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों ऑप्शन सही है। ये दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन है ना, जो याद रखना, आगे वाले एग्जाम जो भी दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, सेनापति के श्लेष वर्णन के महात्म्य को देखते हुए उन्हें भाषा का सेनापति किसने कहा है? विश्वनाथ मिश्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 38वां प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि आलम के संदर्भ में जो गलत कथन है वो छाड़ना है अपन को। अब आलम के बारे में क्या गलत है कि रेखता या उर्दू भाषा में भी उन्होंने कवित कहे हैं, ये भी सही है। प्रेम उन्मत्त कवित्र अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, शुक्ल जी के यहाँ से सीधा सीधा छाप आई है। इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है, सही बात है। आलम की ख्याति अधिकतर उनकी प्रबंध रचनाओं के कारण है, ये गलत हो जाएगा। प्रबंध रचनाएं लिखी जरूर है पर कम लिखी है, तो इसलिए उनकी ख्याति प्रबंध रचनाओं के खातिर नहीं है बल्कि मुक्तक रचनाओं के कारण उनकी ख्याति है। 39वां प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है का कौन सा उपन्यास नहीं है? ठीक है ना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत फेमस उपन्यास है इनका। नौकर की कमीज इनका ही है। खिलेगा तो देखेंगे भी इनकी रचना है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है ये, ठीक है, किसका है ये? सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है। बहुत अच्छा उपन्यास है जिसमें हीरोइन रहती है, एक लड़की का सपने होते हैं बहुत सारे हीरोइन बनने के, और किस प्रकार से वो सपने उसके टूटते हैं, किस प्रकार से वो मेहनत करती है, किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है, उसका उपन्यास है ये। इसकी एक फेमस नायिका थी, वो भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी नायिका का नाम था, क्या नाम था, कुलश्रेष्ठ था या फिर मनीषा कुलश्रेष्ठ, तो खैर वो तो लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ, तो पर है कुछ बहुत फेमस उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। 40वां प्रश्न है कि निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? गलत बताना है निबंध में। आलोक पर्व 1973 में संग्रहित छपा हुआ था ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और साहित्य अकादमी मिला हुआ है, सही है ये। दृष्टि अभिसार 1984 इसका प्रकाशन वर्ष है ये, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह, सही है ये भी। परंपरा बंधन नहीं है, विद्यानिवास मिश्र का, लगभग 1966 के आसपास। पश्यंती जो है वो धर्मवीर भारती का है ये, धर्मवीर भारती का निबंध है, अज्ञेय का नहीं है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना 41वां की खड़ी बोली हिंदी के 4 प्रारंभिक लेखक थे, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? खड़ी बोली हिंदी के 4 प्रारंभिक लेखक कौन कौन थे? इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ठीक है ना। चौथा हो जाएगा लल्लू लाल, अतः गुलेरी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये 4 लेखकों में से नहीं थे। नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है? बलचनमा है, बाबा बटेश्वर नाथ है, नई पौध भी है, ठीक है ना, एक सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा नहीं है, सॉरी, क्या बोलते हैं, गंगा मैया जो है, इनकी रचना नहीं है ये, ठीक है ना, नागार्जुन की रचना गंगा मैया नहीं है। एक भस्मांकुर नाम से जरूर एक इनकी रचना है, ठीक है ना, भस्मांकुर। 43वां है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के आधार पर काव्य रचना करने वाले कवि कौन थे? जाहिर सी बात है, रीति ग्रंथों की रचना नहीं किया अगर तो भिखारी दास भी नहीं हो सकता, केशव दास भी नहीं हो सकता और मतीराम भी नहीं हो सकता, क्योंकि मतीराम ने रस राज लिखा है, रीति ग्रंथ है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय लिखा है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रीति ग्रंथ है। केशव दास ने कवि प्रिया लिखा है, रसिक प्रिया लिखा है, रीति ग्रंथ है। पर रीति ग्रंथ की रचना नहीं की है, कौन थे वो? बिहारी, क्योंकि जिन्होंने सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा है, बिहारी सत सही। 44वां प्रश्न है कि साधारणतः ईसवी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, ये किसकी पंक्तियां हैं? साधारणतः ईसवी सन की 10वीं से लेकर, ठीक है ना। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना, वो 1050 संवत से मानते हैं, और वो लिखते ही नहीं है पंक्तियां, वो कहते हैं कि मुंज से लेकर, ठीक है ना, यानी कि 10वीं शताब्दी के मुंज से लेकर लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक के काल को हम वीरगाथा काल कह सकते हैं, ये संज्ञा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो जाहिर सी बात है किसकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 45वां प्रश्न देखिए कि जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कहा है, सबको पता है, आसान प्रश्न है वैसे भी ये, ठीक है ना।
भाई जाहिर सी बात है, काव्य सिद्धांत और लक्षणों के अनुसार रचना की है, यानी कि रीति की बंदी बंधाई परिपाटी पे चले हैं, रीतिबद्ध हो जाएगा वो। ठीक है, दो उत्तर सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि रीतिकाल के रीति निरूपक ग्रंथों पर किस शैली का प्रभाव नहीं है, बोल रहा है ये। कि रसमंजरी की नायिका भेद शैली, सही बात है। भानुदत्त की रसमंजरी जो है यहाँ से कोचिंग करी थी इन लोगों ने, रीतिकाल के लोगों ने। काव्य प्रकाश की काव्यांग निरूपण शैली, ये भी सही है। मम्मट की काव्य प्रकाश से भी इन्होंने कोचिंग करी थी। बहुधा कठोर और श्रुति कटु शब्दों में प्रयुक्त भाषा शैली, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं लिए जो कानों को चुभते हो या बहुत कठोर कठोर शब्द, आसान शब्द इन्होंने लेके इन्होंने ब्रजभाषा का स्वर्णकाल खड़ा किया था रीतिकाल के कवियों ने। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अपनी बात से उल्टा है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। चंद्रलोक का संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली, ये भी सही कथन, ठीक है ना, क्योंकि जयदेव चंद्रलोक का भी इन्होंने अनुकरण किया था। 47वां प्रश्न है कि रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो वीणा जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बता रहा है ये। वीणा हो जाए, ठीक है ना, वीणा रचना है पंत की, ठीक है, सुमित्रानंद पंत की। महाराणा प्रताप का महत्व, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है ही सही। उच्छ्वास सुमित्रानंद पंत की रचना है, और वीणा भी सुमित्रानंद पंत की ही रचना है। 48वां प्रश्न है कि कौन सा कहानी और कहानीकार का विकल्प सुमिलित नहीं है। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की कहानी है, सही बात है। मंगली की टिकुली, ये भैरव प्रसाद गुप्त की है। इंपॉर्टेंट लगा लेना अब ये सारे नाम, क्योंकि हो सकता है अमरकांत से दोबारा पूछा जाए, भैरव प्रसाद गुप्त से दोबारा पूछा जाए, और भीष्म साहनी से पूछा जाता है हर बारी। भीष्म साहनी का कहानी संग्रह निशाचर, मगर खिलौने जो कहानी संग्रह है ना वो इंपॉर्टेंट है। किसका है ये? राजेंद्र यादव का, निर्मल वर्मा का नहीं है ये, ठीक है ना। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ये कथन बहुत आसान है, मैं जब केशवदास पढ़ा रहा था तभी मैंने ये पंक्ति आपको लिखवाई थी, इंपॉर्टेंट है, शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। कृष्ण काव्य यानी कि कृष्ण काव्य परंपरा में निम्नलिखित में से किसे संप्रदाय निरपेक्ष रचनाकार कहा जाता है। कुंभन दास वल्लभ संप्रदाय से है, नंददास वल्लभ संप्रदाय से है, परमानंद दास को भी वल्लभ संप्रदाय में मानते क्या है ही सही। मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री है, मीराबाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मध्यकालीन भक्ति काल के जो संत हैं उन्होंने कौन सा जो है इनके बारे में गलत है। इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर किया गया है, ये कैसे गलत सही हो सकता है। जाहिर सी बात है, संत जो है अलग भाषा में लिख रहे हैं, सूफी जो है अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना, और भक्त क्या बोलते हैं अपने, जो भक्त है सगुण संत है वो अलग लिख रहे हैं। तो इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है, यानी कि जो संत है ना, अगर संतों को माने जो निर्गुण ब्रह्मा को मानते हैं उनकी भाषा भी स्थिर नहीं है, ठीक है ना। तो पहला जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी काव्य श्रेष्ठ और काव्य उत्कर्ष पर संत कवियों का साध्य नहीं है। कैसे साध्य नहीं है? क्योंकि इनका जो है कविता लिखना ही पहला उद्देश्य नहीं था, कविता करना इनका पहला उद्देश्य नहीं था, बस ब्रह्मा की साधना करना, समाज को सुधारना, और ये सब इनके लक्ष्य थे कहीं ना कहीं। संत कवियों की भाषा सहज सरल और कृत्रिमता विहीन है, एकदम सही कथन है ये। कभी भी अगर आ जाए ना कि बहुत कठिन भाषा थी, नहीं, सहज सरल और कृत्रिमता विहीन। कृत्रिमता विहीन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल नहीं है, कोशिश करके नहीं बनाई गई है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से नॉर्मल है, सामान्य है, अनायास। पारमार्थिक अलौकिक और दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने में संत साहित्य का अपना महत्व है, ये भी सही कथन है। पहला ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये मान्यता किसकी है? जाहिर सी बात है, रीति काल पे इतना बोलने वाले आदमी एक ही हैं, रीति काव्य की भूमिका नाम से जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। रीति काव्य की भूमिका, उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। पत्रिकाओं और उनके संपादक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, बोल रहा है ये। समालोचक 1902 में जयपुर से निकालते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुदर्शन देवकीनंदन खत्री दिल्ली से। साहित्य संदेश महावीर प्रसाद द्विवेदी, गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी नई कविता के जो संपादक है वो जगदीश गुप्त है, ये सही हो जाएगा। लेकिन साहित्य संदेश जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बल्कि ये बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय की पत्रिका है साहित्य संदेश, ठीक है। एक सेकेंड, अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा संप्रदाय मुख्यतः कृष्ण भक्ति से संबद्ध नहीं है? कौन सा संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? जब मैं आपको राम भक्त संप्रदाय और कृष्ण भक्त संप्रदाय लिखवा रहा था, तो मैंने आपको राम भक्त संप्रदाय में श्री संप्रदाय जरूर लिखवाया था, ठीक है ना। श्री संप्रदाय जो किसका है, रामानुजाचार्य के प्रवर्तक है, ठीक है ना। और जिनका दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन। तो मैंने आपको बताया था कि ये श्री संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है, श्री राम से संबंधित, जबकि गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण जी से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेनापति का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। कवित रत्नाकर, जिसमें मैंने कहा था 5 चैप्टर है टोटल, है ना। कवित रत्नाकर जो है वो सेनापति का प्रमुख ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट भी है। 56वां प्रश्न है कि बीसल देव रासो के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। नरपति नाहल इसके लेखक है, बीसल देव राजमती की कथा है ये, और माता प्रसाद गुप्त ने इसकी एक और प्रति का संपादन किया है, सही है। पर ये वीरस प्रधान कैसे हो सकती है, रासो है, लेकिन रासो में एकमात्र यही रचना ऐसी है बीसल देव रासो जो कि श्रृंगार रस, वो भी वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है ये। वीरस इसमें गौण है या फिर न के बराबर है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज पूछा गया और आज के बाद ही पूछा जाएगा बहुत बार। बीसल देव रासो से और पृथ्वीराज रासो से प्रश्न पूछे ही जाते हैं हमेशा, जहां से जो पढ़ सकते हो बहुत पढ़ लेना। छायावादी काव्य विषयक नामवर सिंह जी की टिप्पणियों को विपरीत कथन कौन सा है। भाई छायावादी नाम से एक पूरी पुस्तक की है, किसकी छायावाद नाम पूरी पुस्तक, नामवर जी की, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं नामवर सिंह जी कि छायावाद एक प्रवाहमान काव्यधारा थी, एक ऐतिहासिक उत्थान के साथ उसका उदय हुआ और उसी के साथ उसका क्रमिक विकास और ह्रास भी हुआ, ये सही कथन है। और ये कॉमन सेंस भी है कि हाँ उसका एक ऐतिहासिक उत्थान के साथ उदय हुआ, बाद में उसका विकास हुआ और फिर बाद में उसका पतन हुआ या फिर कमजोर पड़ी वो धारा, क्योंकि अन्य धाराएं उभर कर सामने आई। छायावादी कवि ने प्रकृति के अंतःस्पंदन का सूक्ष्म अंकन किया है और वृक्ष की अपेक्षा उसका ध्यान छाया की ओर था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी सही कथन है। छायावाद कविता व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ समाज के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, किंतु पर्यवसान समाज और व्यक्ति की स्थायी मैत्री में हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो कथन है नामवर सिंह जी का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है इसमें मतलब गलती है। ये बात तो ठीक है, छायावाद जो है व्यक्तिवाद की कविता है, व्यष्टि चेतना का भाव इसमें मिलता है, लेकिन समाज को साथ लेकर चलने का प्रभाव इसमें मिलता है। पर ये कह रहा है बाद में इसका जो अवसान हुआ था वो समाज और व्यक्ति की स्थायी मैत्री पे हुआ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्थायी मैत्री पे नहीं हुआ है, बल्कि वो छायावादी कवियों ने चुने हुए तथ्यों को उपलक्ष्य बनाकर अपने जीवन में अनेक सत्यों की विवेचना की है, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही माना गया है, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे वैसे सही है जो आंसर की में माना है। अशोक वाजपेयी की काव्य कृति कौन सी नहीं है। बहुरी अकेला, शहर अब भी संभावना है, तत्पुरुष, ये तीनों रचनाएं अशोक वाजपेयी की है। आदिम एकांत जो रचना है वो अशोक वाजपेयी की नहीं है, ठीक है, नहीं है। जिंदा मुहावरे किसकी रचना है ये, 7 नदियां एक समुंदर, किसकी, नासिरा शर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। गीतांजलि श्री वही है जिन्होंने रेत समाधि लिखी है। चौथे शब्द तक के कवि कौन से नहीं है। श्री राम शर्मा है, राजकुमार कुंभज है, ध्रुव स्वदेश भारती है, विजय देवनारायण शाही हो जाए, चाहे अपने मदन वात्सायन हो जाए, ठीक है, या फिर अपने कुंवर नारायण हो जाए, ये सबके सब तीसरे सप्तक के कवि है, तीसरे सप्तक के, ठीक है ना, तीसरे सप्तक के। मैत्रीषण गुप्त का लिखित पद्य रूपक नहीं है। पद्यबद्ध रूपक का मतलब हो गया जिन्हें हम चंपू भी कर सकते हैं या फिर एक प्रकार से गीति नाट्य भी कर सकते हैं, काव्य नाटक भी कर सकते हैं। तो वो चंद्रहास है, तिलोत्तमा है और अनघ है, लेकिन साकेतिक महाकाव्य है, पद्यबद्ध महाकाव्य। साकेत 1931 में लिखा गया था, उर्मिला का वियोग इसमें दिखाया गया था। 62वां प्रश्न है कि दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की ये है कि इस काल की जो सामग्री, साहित्य सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में ये कथन किसका है। ये जाहिर सी बात, जब हम आदिकाल पढ़ते हैं, जब ये सिद्धों की रचनाओं को साइड में करते हैं वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ये बात कहते हैं ये, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं आदिकाल में, यानी कि शुरुआत में इन्होंने ये पंक्तियाँ कही है, शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पर पहले बहुत बार। आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं किया जाता है कि अपभ्रंश का प्रभाव कौन सी रचनाओं पे नहीं है। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर की जो वर्ण रत्नाकर है इस पर तो है ही सही,
सिद्ध साहित्य पर अपभ्रंश का प्रभाव है, नाथ साहित्य पर तो होगा ही, सही जाहिर सी बात है। पर खुसरो की पहेलियों पर खड़ी बोली का प्रभाव अधिक है, अपभ्रंश का प्रभाव यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है। 64वां प्रश्न है कि देव की कृति कौन सी नहीं है। राग रत्नाकर है, देव शतक है, भाव विलास है, ठीक है, भवानी विलास है, काव्य काव्य निर्णय तो मैंने आपको भिखारी दास की बताई है, लेकिन काव्य रसायन है, शब्द रसायन है, देव की रचना है सारी की सारी। लेकिन नाम प्रकाश कोश जो रचना है वो देव की नहीं है, गलत हो जाएगा ये उत्तर। कुछ संस्मरण दिए हुए हैं, उनके रचनाकार में कौन सुमिलित है पूछा है इन्होंने, है ना। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा, आसान कृष्ण है, सबको पता है वैसे भी। एक तो युग की रुचि ही गंभीर नहीं रह गई थी, लोग मीमांसा का नहीं रसिकता का आदर करते थे, इसलिए उसकी दृष्टि संस्कृत के उत्तरकालीन अधोगत साहित्य शास्त्र के ऊपर नहीं थी। दूसरे सबसे बड़ा अभाव गद्य का था, जिसके कारण सूक्ष्म विवेचन भी संभव नहीं था। रीति निरूपण की विवेचनात्मक सीमा को स्पष्ट करते हुए ये कथन किसका है। फिर वही बात, रीति निरूपण पे किसी की बात आए और डॉक्टर नगेंद्र उत्तर न हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऋतिक काव्य की भूमिका नाम के जो लेखक है, और वैसे भी हिंदी साहित्य का इतिहास में भी ऋतिकाल में जो है बारे में बहुत अच्छा खासा वर्णन जो है डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कथन है पर ये दोबारा पूछा जा सकता है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मोरी की ईंट, काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल इंपॉर्टेंट रचना है। छप्पर जयप्रकाश करदम का उपन्यास है ये छप्पर। नरक कुंड में वास जगदीश चंद्र का है, जगदीश चंद्र का फेमस उपन्यास है ये भी। मोरी की ईंट जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना नहीं है, बल्कि मोरी की ईंट रचना है मदन दीक्षित की, ठीक है, मदन दीक्षित की। आगे बात करते हैं अपन 68वां। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को सलेमाबाद लाने वाले हैं परशुराम देव। ये जब मैं पढ़ा रहा था आपको निम्बार्क संप्रदाय तब भी मैंने बताई थी, और आसान प्रश्न है ये। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को लाने वाले थे परशुराम देव। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा मानी है 700 से लेकर 1300 तक, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से गलत विकल्प छांटना है 70वें प्रश्न में। चंदन बाला रास या जीवदया रास दोनों रचनाएं किसकी हो जाएगी, आसगु की। श्रवाकाचार देवसेन की रचना है। स्थूलीभद्र रास विजय जैन सूर्य की है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया आपको किस प्रकार से याद करनी सारी चीजें। और भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूर्य की रचना है, 200% सही है ये, ठीक है। लेकिन स्थूलीभद्र रास जो है वो विजय जैन सूर्य की नहीं है, बल्कि स्थूलीभद्र रास जो रचना है वो हो जाएगी जिन धर्म सूर्य की, ठीक है। अर्थात ये आंसर की में अगर 3 दे रखा है तो गलत है, इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। 4 उत्तर इसका सही है, 4 सही श्योर है इसमें, चौथा उत्तर सही है इसमें। भरतेश्वर बाहुबली रास 200% सही है, ये भालीभद्र सूर्य की रचनाएं हैं। लेकिन स्थूलीभद्र रास जो है विजय सेन सूर्य की नहीं है, ये चिन्धर्म सूर्य की रचना है। विजय सेन सूर्य की हो जाएगी रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास, ठीक है ना। चौथा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा सही। 71वां प्रश्न देखो आप कि इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अर्थात कोई XYZ चीज है, ठीक है ना, जिसने परवर्ती संतों यानी कि बाद में आने वाले संतों के लिए, अर्थात संत कब आए थे, कबीर के समय, वहां से संत साहित्य बढ़ते हैं, अर्थात कबीर के पहले के बारे में पूछा गया है। इन्होंने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा आचरण संबंधी प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किसके लिए है, गोरखनाथ के पदों के बारे में। आसान प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये भी बहुत बार पहले, ठीक है ना। पहला उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ के पद। भक्तमाल के अनुसार रैदास के दीक्षा गुरु कौन थे, रामानंद। आसान प्रश्न है ये भी, भक्तमाल के अनुसार रैदास के गुरु हो जाएंगे रामानंद। अब ये मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक है, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है, अगर जाली पुस्तक होता, जाली पुस्तक लिखा हुआ होता तो हम लगा देते हजार शुक्ल जी। पर यहाँ कहा है कि अब ये मान लेने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। अगर यहाँ आता कि जाली पुस्तक है तो हम लगाते शुक्ल जी, पर यहाँ लिखा हुआ है कि जाली पुस्तक नहीं है, अब हम मान लेना चाहिए हमको। ये एक विशाल ग्रंथ है जिसका कुछ सार भी जरूर है। अब पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के बारे में ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं, अर्ध प्रमाणिक, ठीक है। दूसरा उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा।
नंददास का रचित कोश ग्रंथ है, नंददास रचित कोश ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कोश ग्रंथ का मतलब होता है पर्याय कोश। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो है शब्द उसमें हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, तो उसे हम कोश ग्रंथ बोलते हैं। तो अनेकार्थ मंजरी उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रस मंजरी, रास पंचाध्याय और विरह मंजरी रचना है नंददास की, लेकिन कोश ग्रंथ तो केवल अनेकार्थ मंजरी है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल अर्थात जो शुरुआती काल है, अर्थात जो आदि काल है, जो स्टार्टिंग का काल है, उसके बारे में किसने कौन सा नाम नहीं दिया है? वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सही कथन है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया है, बिल्कुल ये भी सही बात है। हालांकि मैं आपको मिश्र बंधु विनोद दिखा सकता हूँ, उन्होंने आरंभिक काल दिया हुआ है, पर ये पता नहीं क्यों लोग मिश्र बंधुओं का प्रारंभिक काल ही मानते हैं। ठीक है ना, और सिद्ध सामंत काल जो है राम कुमार वर्मा ने नहीं दिया, ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने तो सिद्ध सामंत युग किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने दिया है सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग। राम कुमार वर्मा ने तो चारण काल दिया है वैसे भी। ठीक है, संधि काल या चारण काल। आदिकाल का नाम आदिकाल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने भी दिया था। चौथा भी सही है, दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये गलत है मिलान इसलिए। लीलाधर जगुड़ी की कृति कौन सी नहीं है? तो अनुभव के आकाश में चांद, जिसको साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ये है। घबराए हुए शब्द, ये भी हैं। इस यात्रा में, ये भी है। संवाद तुमसे, ये नहीं है। ठीक है ना, तो दो उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। ये कथन हो जाएगा। भारतेंदु युग नाम से एक रचना लिखी है रामविलास शर्मा ने। दो विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। ये यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है बहुत बार ये वाला, कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। रामविलास शर्मा। 78वां प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत सभी शिष्य वल्लभाचार्य के माने जाते हैं? देखिए, आपको पता है कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 विठलनाथ जी के थे, जिसमें से हम बात करें तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों के चारों शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य के हैं। बाकी छीत स्वामी, ठीक है, और छीत स्वामी के अलावा नंददास, नंददास के अलावा अपने चतुर्भुज दास। ठीक है ना, ये सारे के सारे शिष्य किसके हो जाएंगे? ये अपने विठलनाथ के हो जाएंगे। ठीक है ना, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और एक और बच रहा है क्या यार नाम? कौन सा बच रहा है इस पे इसके अलावा नाम? नंददास, छीत स्वामी, एन सी सी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और एक और गोविंदास, सॉरी गोविंददास। मैं वही कह रहा, मैंने कहा यार एक नाम कौन बच रहा है? गोविंदास। ठीक है ना, ये विठलनाथ के हो जाएंगे। तो वल्लभाचार्य के चारों शिष्य ये रहे, इंपॉर्टेंट है, ये क्रम से ही है। ठीक है, जन्म के अनुसार ही है ये। 79वां क्वेश्चन यानी कि 79, यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास ने जहाँ लोक प्रचलित और जनता को आकृष्ट करने वाले सभी छंदों को और काव्य रूपों का राममय करने का प्रयत्न किया है, वहाँ उन्होंने आल्हा या वीर छंद को तो नहीं अपनाया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वास्तव में देखा जाए तो। ये कथन किस विद्वान का? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, बहुत मुझे तो बहुत डीप प्रश्न लगा ये। बाकी तो याद रखना, फिर दोबारा रिपीट होने के चांस है पूरे पूरे। पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन रपकाज, ये पुस्तक किसके बारे में कहा जा रहा है? जब चंद्रबरदाई जो है अपने पुत्र जलहन को ये पुस्तक देके जाता है कि आगे तुम लिखना बेटा, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में ये बात होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। सिद्धों की सीधी सादी बात भाषा को भी लोगों ने खींचतान करके दृष्टिकूट पर बनाकर उनकी भाषा को संधा भाषा कर डाला है। अर्थात सिद्धों के बारे में ये जो बात कही गई है ना, सिद्धों की कविता पर, ये विचार किसने प्रकट किए हैं? राहुल सांकृत्यायन ने ये विचार प्रकट किए हैं, जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर काफी काम किया है। पुराना प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना। 82वां प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटना है। गलत कथन कौन सा है? कि देश विदेश जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है,
पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की है। लेकिन अरे यायावर रहेगा याद, ये राहुल सांग करते हैं कि नहीं है, सारे जगत को याद है। अज्ञेय की रचना है ये, अरे यायावर रहेगा याद। शमशेर बहादुर के संदर्भ में गलत कथन छाटना है। ये कहानी और नया साहित्य पत्रिका के संपादक मंडल में थे, सही बात है। रूप विधान की अपेक्षा वस्तु के प्रति इनमें अधिक सजगता और दृष्टिगोचर होती है, ये गलत हो जाएगा। रूप विधान का मतलब होता है जो माइंड में जो हमारी चीज पैदा हो रही है ना, इस पे ध्यान न देकर जो हम बना रहे हैं ना उस पर ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जो होगा पहले अपने माइंड में अच्छी खासी उस चीज को निकालेगा, निखारेगा, उसके बाद ही वो बाहर श्रेष्ठ तरीके से हमारे सामने लेकर आएगा। तो जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो रूप है, जो बाहर निकल कर आया वो वस्तु है। अतः दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। शमशेर अपनी रचना की टेक्निक के लिए एजरा पाउंड को सबसे अधिक आदर्श मानते थे, क्योंकि शमशेर जो है बिंब के कवि थे, बिंब धर्मिता बहुत श्रेष्ठ मानते थे। ये बिंब धर्मिता बहुत श्रेष्ठ लिखते थे, एक प्रकार से बिंब को बहुत अधिक, बहुत सही तरीके से अपनी रचना में निखार कर लाते थे। और एजरा पाउंड जो है वो बिंबवाद के प्रवर्तक है, बिंब के प्रवर्तक है एजरा पाउंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल। रघुवीर सहाय हो जाए, शमशेर बहादुर हो जाए, धर्मवीर भारती, ये सब के सब दूसरे सप्तक के कवि हैं। पत्र साहित्य और उनके संपादक मंडल में असंगत कथन छाटना है, कौन सा गलत है। सारथिक जो है द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की, इसके संपादक थे। रूपा पंत सही है, प्रतीक अज्ञे सही है, लेकिन प्रभा जो है मैत्रेयी गुप्त की नहीं है, प्रभा के संपादक मैत्रेयी गुप्त नहीं है। दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी पत्रिकाएं सम्मिलित मतलब संपादित नहीं है। देखो, बाल बोधनी की थी, हरिश्चंद्र मैगजीन की थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका की थी, कवि वचन सुधा भी की थी, हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से निकलती थी, और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना, याद रखना, प्रदीप, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। 86वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि या नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में किसे परिणत नहीं किया जा सकता है। कि भाई संपूर्ण इतिहास तो नहीं लिखा गया हो इसके इस रचना में, परंतु एक भाग को तो जरूर लिखा गया हो, चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, चाहे आधुनिक काल हो। तो हिंदी साहित्य का अतीत, इसमें भी हिंदी साहित्य के बारे में लिखा गया है, सही कथन है ये भी। रीतिकाल की भूमिका में रीतिकाल के बारे में लिखा गया है। और राजस्थानी पिंगल साहित्य में भी राजस्थान साहित्य के बारे में पूरा लिखा गया है। डॉक्टर मोतीलाल मेनियारी की पुस्तक है और इम्पोर्टेंट है ये। पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो केवल व्याकरण के बारे में है, ये तो व्याकरण ग्रंथ है ये भी, डॉक्टर पंडित दामोदर शर्मा का, वो भी एक राजा के बेटे को सिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है ये। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ये 1000 बार पूछी गई रचना है, ये आगे ही पूछी जाएगी। और राजस्थानी पिंगल साहित्य याद रखना, आगे ही पूछा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 3। रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से फिर से जो गलत है वो छाटना है अपन को। सत्यवती कथा जो है वो ईश्वरदास की है। हंसावली जो है वो असायत की हो जाएगी 1370 में। चंदायन मुल्ला दाऊद की है 1379 में। लेकिन लखन सेन पद्मावती कथा जो है उस्मान की नहीं है, उस्मान की रचना तो चित्रावली है। ठीक है ना, लखन सेन पद्मावती कथा, ठीक है ना, वो उस्मान की रचना नहीं है। दूसरा विकल्प है, वैसे भी आसान प्रश्न था ये। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों व साहित्य रचनाओं का परिचय प्रस्तुत कराने वाली कृतियों में किसे शामिल नहीं माना जाता है। कि यार इस रचना से तो हमको बहुत सारे कवियों की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, तो भक्तमाल से भी होती है, राग सागरोध बहुराग कल्पद्रुम से भी होती है, कालिदास हजारा से भी होती है, पर राहुल वेल तो एक प्रकार का चंपू काव्य है, इसमें किसी प्रकार के इतिहास की जानकारी हमको नहीं मिलती है, साहित्यकारों की जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि शिलांकित करती जरूर है ये, ठीक है ना, रोड़ा कवि की। ठीक है ना, याद रखना। श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं, श्रृंगार रस प्रधान ऑप्शन में आएगा, वीर रस प्रधान रचनाएं राहुल वेल नहीं, गलत हो जाएगा। लोकप्रियता को देखते हुए जयद्रथ वध की रचना आधुनिक हिंदी काव्य में एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोकप्रियता को देखा जाए अगर, तो जयद्रथ तो इतनी फेमस रचना हुई है कि ये कोई बड़ी चमत्कार की बात नहीं है। ये कथन है नामवर सिंह जी का। तो जयद्रथ वध 1910 में लिखी गई है, मैथिली गुप्त की रचना है, मैथिली गुप्त, नामवर सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्यगत विशेषताओं के बारे में जो गलत है वो छाटना पड़ेगा। कि दास्य भाव की भक्ति के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण मिलता है, बिल्कुल मिलता है भारतेंदु की कविताओं में। उनकी रचनाओं में प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ नई काव्य धारा के परिवर्तन का प्रयास हुआ है। बिल्कुल पुरानी धारा और नई धारा के बीच में
असमंजस या फिर एक प्रकार से वो भेदभाव चलता रहता है, कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद चलता रहता है। उनकी कविताओं में खड़ी बोली प्रयोग का नितांत अभाव मिलता है, शुरू से अंत तक अभाव मिलता है, गलत है ये। खड़ी बोली में भी इन्होंने रचनाएं की है ये बताने के लिए कि देखो खड़ी बोली में श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती है। दशरथ विलाप, बकरी विलाप, फूलों का गुच्छा, ये सारी की सारी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। तीसरा विकल्प यहाँ पे असंगत हो जाएगा। उनके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भाव भी मिलता है, जिसे हम कहते हैं राजभक्ति देशभक्ति का द्वंद्व, भाषा को लेकर द्वंद्व, ये इनके काव्य में मिलता है। रोटी नाम सत्य है हरीश बाधानी की रचना हो जाएगी। रोटी नाम सत्य है, राजस्थान के रचनाकार है हरीश बाधानी, इंपॉर्टेंट नाम है। 92 वाला प्रश्न कहता है कि रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से जो गलत विकल्प है वो छांटना है। युगपथ, युगधारा, युगवाणी, युग की गंगा। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल सही कथन है। युगवाणी सुमित्रा पंथ की रचना है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। लेकिन युगपथ जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। युगपथ माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, ठीक है ना। युगपथ माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं होगा, पहला विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा, असंगत कथन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। सूरदास के अनुकरण पर, यानी कि सूरदास से कॉपी की है। सूरदास में जहाँ पे जो पद मिलते हैं उन्हीं के अनुसार पद लिखने के आधार पे की है, तो वो कवितावली है, वो रचना, ठीक है ना। पार्वती मंगल में तो शिव पार्वती कथा है ही सही, जानकी मंगल में जानकी जी की कवितावली तो अपने कविता रामायण है ही सही, लेकिन गीतावली में जो है वो सूरदास की रचनाओं का अनुकरण मिलता है कहीं ना कहीं। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे श्याम लिखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ राम कर दिया, बाकी पूरा का पूरा पद वही ले लिया। 94 प्रश्न है कि रचनाकार की दृष्टि से कौन सा यात्रा वर्त सुमिलित नहीं है। 94 प्रश्न है। सागर प्रवास पंडित सूर्य नारायण व्यास की रचना है, ये यात्रा वृत्तांत सही है। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत, ये भी सही है, यात्रा के पन्ने। जापान की शेर या रामकृष्ण बजाज की यात्रा वृत्तांत, और ये देखो राह बीती। मैं कह रहा हूँ ना, सेठ गोविंदास हो गया, घनश्याम दास बिड़ला हो गया, ये आपके पूछे ही जाएंगे 200% अगर आप राजस्थान के, चाहे राजस्थान के हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन इनके नाम आ जाते हैं क्योंकि उनका योगदान हिंदी में है। सेठ गोविंदास का, घनश्याम दास बिड़ला का, देवेंद्र सत्यार्थी का। चौथा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राह बीती जो है यात्रा वृत्तांत वो सेठ गोविंदास का नहीं है। 95वां प्रश्न कहता है कि रीतिकालीन कवि सेनापति के बारे में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है ये कि सेनापति के काव्य में श्रृंगार का वर्णन मिलता है। सेनापति के काव्य में शब्द चमत्कार और उक्ति वैचित्र्य का सर्वथा अभाव है। यार, सेनापति के काव्य शब्द चमत्कार उक्ति वैचित्र्य सर्वथा अभाव है। तीसरा ऑप्शन है कि ऋतु वर्णन में प्रति अप्रतिम सफलता मिली है, ये सही बात है। और सेनापति के काव्य में रामचरित्र और राम भक्ति के सुंदर प्रसंग मिलते हैं, चौथा भी एकदम सही है। चौथा भी सही है, इनके काव्य में रामचरित्र और राम भक्ति के सुंदर प्रसंग मिलते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, दो विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शब्द चमत्कार और उक्ति वैचित्र्य का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है। उक्ति वैचित्र्य और शब्द चमत्कार भी सेनापति के काव्य में मिलता है। दूसरा उत्तर यहाँ पे सही माना जाएगा 100%, ठीक है ना। अगर इसका उत्तर आंसर की में 4 माना है तो ये गलत है, ठीक है ना। देसिल बहिना सब जन मिठा, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस आदिकालीन कवि की है। विद्यापति की, ठीक है, सबको पता है ये विद्यापति की रचना है कि देसी भाषा से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता इस जगत में। 97 वाला प्रश्न है, ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको। रीति मुक्त काव्य के बारे में असंगत कथन कौन सा है। रीति मुक्त काव्य कि रीति मुक्त कवियों की एकांतिक प्रेम अनुभूति के अंतरतम में सामाजिक असंतोष का पुट भी था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का पोषण किया, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने एक नई वेग स्वच्छंद धारा में उन्होंने काम किया है, प्राचीन काव्य परंपरा से उनका कोई लगाव नहीं था, ठीक है ना। तो दूसरा उत्तर यहाँ पे सही है ये, क्योंकि उन्होंने पोषण नहीं किया था बिल्कुल भी। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है और रीति मुक्त कवियों में इंद्रिय वासना नहीं है, सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। किस विकल्प के सभी बिंदु परस्पर संबद्ध नहीं है। देखो, परशुराम देवाचर्य नवादा भक्ति सलेमाबाद, ये सही है। कतरिया सर जसनाथ जी हवन होता है, बिल्कुल सही है।
नगला रामेश्वरम लालदास जी, ये भी सही है। लेकिन जाम्भो जी, वीलो जी, अग्नि नरते तो भाई साहब जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जाम्बो जी का तो विष्णु संप्रदाय ही है। ठीक है ना। 5999 वाला प्रश्न कहता है कि हिंदी प्रदेश में नवजागरण, अब जैसे भी नवजागरण नाम से जो पुस्तक है वो रामविलास शर्मा की है। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि हमारे सारे देश को एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। हिंदी नवजागरण के संबंध में ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। आसान प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है पहले ये भी। 100वां प्रश्न है कि आदिकालीन सिद्धों के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? आदिकालीन सिद्धों के संदर्भ में सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध मिलता है, ये गलत हो जाएगा। बल्कि समर्थन मिलता है। महासुखवाद तो इनके साहित्य में और इनके सिद्धि में भी मिलता है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिद्धों ने एक सीमा तक तंत्र और हठ योग का अनुसरण किया था। सिद्ध कवियों ने वज्रयान धर्म का प्रचार किया था। पाखंड और आडंबर का विरोध किया था, ये भी सही हो जाएगा। गोरखनाथ की रचना कौन सी नहीं मानी जाती है? दयाबोध भी है, प्राणसांकलि भी है, आत्मबोध भी है। अब कुछ लोग कहेंगे दयाबोध तो दयाबाई की है, ये गलत हो जाएगा। दयाबाई की भी है पर गोरखनाथ की भी है। जबकि योगसार तो सबको पता है, योगसार तो किसी और की रचना है। किसकी है? जो इंदु की, है ना। जैन कवि की रचना है योगसार। ठीक है, जो इंदु की भी है या फिर डोम्बिपा की भी इस प्रकार से एक रचना मिलती है अपन को। ठीक है ना, सिद्ध में भी मिलती है और एक जैन कवि की मिलती है, जैन कवि की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया था। 693 से लेकर 1693 तक का समय सीमा इसमें लिखी गई है। आदिकाल से भक्ति काल तक का इतिहास है ये। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन 103 नंबर का प्रश्न। देखिए कि सूरदास के काव्य के संदर्भ में जो गलत कथन है, असंगत कथन है, वो छांटना है। उनके पदों में कथाक्रम का नितांत अभाव मिलता है। कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण मिलता है। बाह्य जीवन के संघर्षों का कम चित्रण मिलता है और परिवार और गृहस्थ जीवन का चित्रण मिलता है। तो देखो, पहले प्रश्न ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। भाई कृष्ण के लोकरंजन रूप का चित्रण, ये तो सही है। बाह्य जीवन के संघर्षों का भी कम चित्रण मिलता है, केवल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। पर इन्होंने कहा है कि उनके पदों में कथाक्रम का नितांत, यानी कि शुरू से लेके अंत तक कोई कथा मिलती ही नहीं है। अगर भाई शुरू से लेके कोई कथा तक जो है वो अभाव है। और चौथा है कि परिवार और गृहस्थ जीवन का चित्रण मिलता है। ठीक है ना। तो देखो, पहली बात तो ये है कि परिवार और गृहस्थ जीवन का जो चित्रण है ना, इनके काव्य में मिलना शुरू हो गया था हमको, कि किस प्रकार से गृहस्थ जो है ना। क्योंकि अगर गृहस्थ नहीं मिलता, परिवार का नहीं मिलता, तो अश्लीलता आ जाती, जो कि बहुत नहीं मिलती इनके काव्य में बिल्कुल भी। तो परिवार, ठीक है ना, गृहस्थ जीवन का चित्रण तो इनके काव्य में मिलता है। परंतु वास्तव में कथा क्रम का तो शुरू से लेकर अंत तक अभाव मिलता है। कि पहला जो पद है ना, कब कौन सी कथा शुरू हो रही है और कब कौन सी कथा कब शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि संवाद चल रहा है, कथाक्रम चल रहा है। अर्थात कथाक्रम वहां जरूरी होता है जहां प्रबंध लिखा जाता है, और वैसे भी प्रबंध लिखा ही नहीं है जब सूरदास ने। तो फिर तो नितांत अभाव तो कथाक्रम में होगा ही, सही है ना। मुक्तक में कथाक्रम आवश्यक होता ही नहीं है। तो पहला एकदम ठीक है ना। तो ये सही बात है कि पहला जो है कि नितांत अभाव मिलता है। पहली बात तो अभाव मिलता है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ लिखा हुआ एक शब्द कि नितांत अभाव मिलता है। ठीक है ना। अब इसकी कहने का तात्पर्य ये है कि शुरू से लेकर अंत तक कहीं पे भी कथाक्रम नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। अब आपने भ्रमर गीत देखा होगा, तो पूरे भ्रमर गीत में तो कथा चल ही रही है ना। पहले कृष्ण जी को ने उनको भेजा, किनको भेजा? उद्धव को भेजा, फिर उद्धव गए, बातचीत हुई, फिर आगे की वही कथा चल रही है। अर्थात निता शुरू से लेकर अंत तक तो अभाव नहीं है ना। थोड़ा बहुत हाँ ये बात है कि कथाक्रम नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है शुरू से अंत तक ही नहीं मिलता। तो इसलिए बोल रहा है नितांत शुरू से अंत तक, ये गलत हो जाएगा। इसलिए यही असंगत हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात कि पहला उत्तर यहाँ पे सही क्यों है? ठीक है ना, क्योंकि कथाओं का नितांत अभाव नहीं मिलता है। 104 नंबर का क्वेश्चन है कि रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा सुमिलित नहीं है? टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर की रचना है। अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल। तुम मेरा मौन हो यज्ञ की रचना नहीं है बिल्कुल भी। और रश्मि रति तो दिनकर की है ही सही। ठीक है, तुम मेरा मौन हो, है मेरी तुम, किसी रचना है ये सारी की सारी। बोले बोल अबोल, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है ये। ठीक है, तुम मेरा मौन हो। ठीक है, कंफर्म कर लेता हूँ एक बार मैं भी, आप भी एक बार कंफर्म करवा दो, कमेंट कर दो मुझे किसकी रचना है तुम मेरा मौन हो। ठीक है, अभी कंफर्म करके बता दूंगा, रुको। 105वां प्रश्न देखो, हिंदी गद्य के संबंध में आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है, असंगत है? जाहिर सी बात है, हिंदी गद्य के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में शुक्ल जी ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग मत कहा है और सभी पॉजिटिव कहा है लगभग, है ना। तुम मेरा मौन हो, मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ। तुम मेरा, तुम मेरा मौन हो कविता, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने, तुम मेरा मौन हो। वैसे तो केदारनाथ अग्रवाल की होनी चाहिए, लेकिन देख लेते, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं इसकी किसकी रचना है ये। अच्छा ये, ठीक है, ये तो किसी और ने से पर्सनली डाल रखी है। तुम मेरा मौन हो, नरेश मेहता, ठीक है ना। जितना तुम्हारा सच है, ये तो आगे की रचना है, जितना तुम्हारा सच है। ठीक है, तो अभी ये मुझे मिल नहीं रही है। हाँ, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को, ये नरेश मेहता की रचना है। ये तुम मेरा मौन हो, सही बात है, नरेश मेहता की। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं भी कंफ्यूजन हो गया था। हिंदी गद्य के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ठीक है। विषयानुकूल, सरल व प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही बात है। उर्दू व अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का अस्वीकार, ये गलत है। जबकि वो उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करते थे जहां पर भी आवश्यकता हो वहां पर। तो दूसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शब्द रूपों एवं प्रयोगों को निश्चित रूप प्रदान करना सही है। संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का स्वीकार करना ये भी सही है। कि देखो, संस्कृत के अर्थ लो, आप शब्द लो, पर वही क्लिष्ट हिंदी के मत लो एकदम, है ना, बिल्कुल हार्ड वर्ड, सरल लो एकदम, बिल्कुल ही जो सबको समझ में आते हो। एक छठा प्रश्न है कि साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है? ये हरिभाव उपाध्याय की है, ये साधना के पथ पर, ठीक है। वो जो मैंने नाम बताया था, सेठ गोविंद दास, ठीक है, गोविंद घनश्याम दास बिड़ला, उसमें एक हरिभाव उपाध्याय भी आप नाम जोड़ लो। ये आत्मकथा किसकी है? साधना के पथ पर, ठीक है, हरिभाव उपाध्याय, इंपोर्टेंट। उनका दंडी का अनुकरण और सबसे अधिक उनका काव्यगत अलंकार मोह, सभी ये सिद्ध करते हैं कि वे मूलतः श्रृंगार रसिक होते हुए भी अलंकारवादी थे। डॉक्टर नगेंद्र का ये मत है केशवदास के बारे में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। भाषा भूषण ग्रंथ रचित, भाषा भूषण या भूषण रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? देखो, कवि भूषण के द्वारा शिवराज भूषण लिखा गया, छत्रसाल दशक, शिवा बावने लिखा गया है। अलंकार 85 का मतीराम की रचना है, किसकी है? मतीराम की। दादू के शिष्य जन गोपाल के द्वारा लिखी गई दादू की जीवनी का नाम क्या है? दादू जन्म लीला पर्ची, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। केशव के द्वारा कौन सा कथन गलत है केशव के संबंध में? केशव की सारी रचनाएं मुक्तक काव्य है, यही गलत है, क्योंकि केशव ने वीर सिंह देवचरित नाम से प्रबंध रचना भी लिखी है। विज्ञान गीता केशव की रचना है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये आध्यात्मिक। केशव की मूलतः भाषा ब्रज है और आचार्यत्व की दृष्टि से केशव के काव्य का महत्व है, सही बात है। तो पहला उत्तर यहाँ गलत हो जाएगा, सभी रचनाएं मुक्तक नहीं है, कुछ प्रबंध रचनाएं भी हैं। रचनाकार रचनाकार की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, तालाब की मछलियां नागार्जुन, और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है ये भी। मतीराम रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? रसराज है, व्रत कौमुदी है, ललित ललाम है। रस सारांश जो है ना, वो मतीराम का ग्रंथ नहीं है, रस सारांश, ठीक है। सरहपा के संदर्भ में गलत कथन छांटना है। हिंदी के प्रथम कवि, दोहा कोश रचना इनकी है, सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में है, गलत है। प्रबंधात्मक शैली में कोई रचना नहीं है, दोहा कोश एक रचना है, मुक्तक रचनाएं इनकी जरूर मिलती है। सूरज वज्र भी इनका नाम था, ये भी सही है, तीसरा उत्तर गलत हो जाएगा। 114 प्रश्न है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा के द्वारा रचित नहीं है। पथ के शादी भी है, स्मारिका भी है, मेरा परिवार भी है। सेतुबंध रचना जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है, सेतुबंध जो है रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। किसकी है सेतुबंध? सेतुबंध रचना, सेतुबंध रचना, सेतुबंध, सेतुबंध प्रवर्से द्वितीय, संस्मरण है ना, संस्मरण है ना, रचना संस्मरण।
ठीक है, अभी तो मिल नहीं रहा मुझे ये सेतु बंद किसका है। ठीक है, पर आसान है, गूगल करोगे, आप पांडे वाली बुक में देखोगे तो मिल जाएगा। तथ्य मुझे कम ध्यान ही रहते हैं, ज्यादातर नहीं ध्यान रहता है ऐसा बिल्कुल। कबीर के काव्य में संबंध में असंगत है, कौन सा गलत है। ये कर्मकांडी धर्म गुरु को अप्रासंगिक मानते हैं, सही बात है कबीर। इन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को प्रमाणिक माना है, बिल्कुल। इन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों के प्रयोग में परहेज बरता है, ऐसा गलत है। ये दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य प्रतीकों को जरूर इन्होंने यूज किया है। हमारे घर आओ राजा राम भरतार, है ना, इस प्रकार से हम देखते हैं। इनकी भाषा को बहतानीर कहा, ये भी सही है। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि वो गलत है। वल्लभाचार्य प्रवर्तित कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति, देखो द्वैतवाद दर्शन जो मैंने कहा था ये मध्वाचार्य का था, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का था, अद्वैतवाद शंकराचार्य का था, और द्वैताद्वैतवाद में बता चुका हूँ आपको, किसका बताया था मैंने ये, निम्बार्काचार्य का। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी रामचंद्र शुक्ल ने, नल रसायन आरंभ ही, ठीक है ना, नल सिंह की रचना में रसायन शब्द देख के। काव्य की रीति सीखी सु कविनसु, रीति के विषय में ये पद किसका है, भिखारी दास का। आसान पद है और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आगे ही पूछा जाएगा, ये याद ही कर लेना, अब 1000 बार पूछा जा चुका है पहले भी। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। अनुज लुगन के काव्य संकलन का नाम है अघोषित उलगुलान, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 121वां प्रश्न है। ये प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्य के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच ही होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। नाटक और रंगमंच के संबंध में किसका है, देखो रंग दर्शन रचना पूछता अगर ये, तो रंग दर्शन तो हम लगा देते नेमिचंद्र जैन की, पर ये काव्य और कला नाम से और अन्य निबंध नाम से एक रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद का निबंध है, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाषा को हिंदी की परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। आधुनिक काल में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है ना, राम प्रसाद निरंजनी की है ये, राम प्रसाद निरंजनी। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शुक्ल जी का ये कथन बिहारी के बारे में है। बिहारी पूरा पढ़ा रखा है और ये पंक्तियां मैंने इंपॉर्टेंट लगाई थी, आप जाके खुद, मैं नहीं बोलूंगा, खुद जाके देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कोई नया अपलोड नहीं करूंगा। सब मिलाकर कीर्ति लता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। ये इतिहास का कवि दृष्ट जीवंत रूप नहीं है, उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है न इतिहास की उपेक्षा। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये, कीर्ति लता के संदर्भ में। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह हृदय वाणी के नाम से किसने, इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो संत दास और जगन्नाथ दास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया था हृदय वाणी के नाम से। रज्जब ने भी किया था अंगबधू के नाम से, ठीक है ना। संत दास और जगन्नाथ दास इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा फिर बाद में। नागार्जुन की कौन सी कृति नहीं है, प्यासी पथराई आंखें हैं, सतरंगे पंखों वाली है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने है, पंख और पतवार जो है वो नागार्जुन की रचना नहीं है। छायावाद के काल में, छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद के काल में सुमित्रा नंदन पंत अपनी रचना धर्मिता में किस दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से, इंपॉर्टेंट है। अरविंद दर्शन की रचनाएं हमको सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में मिलती है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, परंतु उनके काव्य के सर्वप्रवर्ती सर्वथा ध्वनिवाद के अनुकूल थी। उनके दोहों में काव्य गुण का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद को ही अधिक महत्व देते हैं। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का बिहारी के संदर्भ में। वैसे भी शुक्ल जी का होता है तो हमको पता चल जाता, शुक्ल जी के सारे कथन हमने पढ़ रखे हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात ये है। लेकिन शुतुरमुर्ग जो है वो नाटक किसका है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में देखते हुए सम्मत 1925 से लेकर 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान, ये तो सिर्फ नामकरण है, शुक्ल जी की पुस्तक से सीधा सीधा उठाया गया है, एक उत्तर हो जाएगा। सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, सब पढ़ाया हुआ है, मतलब छायावाद की, मतलब पढ़ाया भी है मैंने, खुद ने पढ़ाया तभी तो आपको पढ़ाया मैंने। छायावाद के व्यक्तित्व दृष्टिकोण ने प्रकृति सौंदर्य की सूक्ष्मता नहीं दिखाई, बल्कि मानव सौंदर्य में भी स्थूल शारीरिकता की जगह स्वस्थ मांसल भावुकता
सुषमा की प्रतिष्ठा की है। ये कथन किसका है? छायावाद की बात आए और नामवर सिंह जी की पुस्तक ना पढ़ी हो तो ऐसा कभी होता नहीं है। पुस्तक जरूर पढ़ना, बहुत छोटी सी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है ये, है ना। नामवर सिंह यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रगतिवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रगतिवाद जनभाषा का प्रयोग, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, कलावादी नहीं है बल्कि जीवनवादी यानी कि यथार्थवादी दृष्टि है इनकी, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कलावादी नहीं है। ठीक है ना, चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। 133वां प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के संदर्भ में गलत कथन छांटना है। तो देखो, नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा का ही विकसित है, ये भी सही है, राहुल शंकरत्याय ने कहा है। शब्दी जो है गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है, ये भी सही है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ऐसा कहते हैं, जिन्होंने पहली बार पीएचडी की थी, गोरख बानी का संपादन किया था। और नाथ संप्रदाय के चरम उत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का है, ये रामकुमार वर्मा कहते हैं। और वज्र यानी सिद्धों के साथ इन शैव पंथियों सिद्धों का कभी घनिष्ठ योग नहीं रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, पर ये गलत है। कहते क्योंकि वो ये कहते हैं कि वज्र यानी सिद्धों के साथ शैवनाथ पंथी सिद्धों का कभी भी घनिष्ठ योग नहीं रहा, ये गलत है, क्योंकि रहा है, योग रहा है, घनिष्ठ योग रहा है। चौथा उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि वो गलत लिखा हुआ है। मीरा के बारे में असंगत कथन छांटना है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा मीरा के लिखे ग्रंथ माने जाते हैं, सही बात है। ये मीरा का संबंध मेवाड़ से रहा है, सही बात है, वहाँ शादी करवाई गई थी। मीरा का अंतिम समय मथुरा में व्यतीत हुआ है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मीरा का अंतिम समय मथुरा में नहीं है, द्वारकाधीश जो मंदिर है गुजरात में, वहां पर इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था। 135वां प्रश्न है, नंददास के बारे में गलत कथन छांटना है। नंददास को जड़िया कवि कहते हैं और कवि गड़िया, नंददास जड़िया। रूप मंजरी नंददास का एक रचित महाकाव्य है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, रूप मंजरी जो है महाकाव्य नहीं है, ये वही रूप वेद राय का भेद से रिलेटेड ग्रंथ है ये इनका। वृहत महाकाव्य गलत हो जाएगा ये। सिद्धांत पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला है, सही बात है। और भंवर गीत में नंददास के परिपक्व दर्शन, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है। चौथा विकल्प भी यहाँ पे सही है, क्योंकि भंवर गीत में जो भंवर गीत और भ्रमर गीत दोनों सेम है, वो सूरदास ने लिखा है भ्रमर गीत, और भंवर गीत जो है वो नंददास ने लिखा है। बस फर्क इतना है कि भ्रमर गीत की जो गोपियाँ थी वो सीधी सादी सरल थी, तार्किक नहीं थी, किसकी तरह? भंवर गीत में नंददास की गोपियों की तरह। दो विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखना दूसरा। ठीक है, 136वां प्रश्न देखिए आप कि रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से फिर से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तिरोहित गीतांजलि श्री का उपन्यास है, कटकुला मधुरागर का है, आवा चित्रामुदुल का है, लेकिन चाक जो है ना, चाक झूला नट, ये मैत्रेय पुष्पा के उपन्यास है, मैत्रेय पुष्पा। 137वां प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद, उत्तरवाद, उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ाव है। प्रयोगवाद के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये हो जाएगा नामवर सिंह जी का। नामवर सिंह से देखो कितने प्रश्न पूछे इन्होंने, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। 138वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के बारे में गलत बताना है कि देश की दुर्वस्था के कारण देश उन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया है उतना भारतेंदु की कविताओं में नहीं मिलता, ये भी सही कथन है। उनकी कविताओं में लोक संगीत और शैलियों के प्रति उदासीनता का भाव पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि भारतेंदु काल में किसी ने सबसे ज्यादा लोक शैलियों में लिखा है ना, तो केवल बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। मुख्यतः ब्रजभाषा में काव्य रचना की है, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और महिमा इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। ठीक है ना, दो विकल्प सही हो जाएगा। 139वां प्रश्न है, निराला उल्लास और विषाद के ही कवि नहीं है, संघर्ष और क्रांति के भी कवि है। इस क्रांति का लक्ष्य है स्वाधीन शोषण मुक्त समाज। निराला के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का। ठीक है, निराला की जीवनी भी क्योंकि इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक करती है। जायसी के बारे में ये कथन किसका है? जब पद्मावत पढ़ा था हमने ये पंक्तियां पढ़ी थी, विजय देवनारायण शाही, सही उत्तर हो जाएगा। परमाल रासों का बारे में कौन सा कथन असंगत है? ये श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये वीर रस प्रधान रचना है, ये सबको पता है, वीर रस प्रधान रचना है ये परमाल रासो। जगनी किसके लेखक माने जाते हैं? जगनी किसके लेखक माने जाते हैं? 142वां प्रश्न है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जगत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, शुक्ल जी इसके आंसर हो जाएंगे। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास नहीं है? शराबी है, दिल्ली का दलाल है, बुधवा की बेटी है, दिल्ली का कलंक जो है, व्यभिचारी
है ना, दिल्ली का व्यभिचारी, दिल्ली का कलंक, ये रचना हो जाएगी ऋषभ चरण जैन की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता कौन सी नहीं है? जो दिनकर वाली काव्यधारा थी उसकी बात कर रहा है ये, कि भारत की आंतरिक विसंगति और विषमताओं को दूर करने का आह्वान, वही कहीं कहीं क्रांति और ध्वंस के स्वर, विदेशी शासन से मुक्ति पाने और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा, और देश के अतीत के गौरव के प्रति उदासीनता का भाव। ये गलत है, क्योंकि देश के अतीत के और गौरव के प्रति इनका बहुत ही सकारात्मक भाव था और वहां से भी इन्होंने प्रेरणा लेने की बात सबको बताई है। 145वां प्रश्न है, राम काव्य परंपरा से संबंध कवि नहीं है? केशवदास है, सॉरी ईश्वरदास है, अग्रदास है, रामानंद भी है। ये गोस्वामी हित हरिवंश जो है वो कृष्ण भक्ति परंपरा में हम इनका नाम जोड़ते हैं। ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक है? ये हित हरिवंश जो है ना, अपने हरिवंश संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये हरिवंश संप्रदाय के, ठीक है ना, हित हरिवंशी, ठीक है। और राधा वल्लभ संप्रदाय भी जिसे हम कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? वीर रस की रचनाओं में डिंगल पिंगल का प्रयोग मिलता है। कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है, बिल्कुल रही है, बहुत सारे छंदों का वैविध्य मिलता है। रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव, गलत है ये, बल्कि रासो काव्य में तो कथानक रूढ़ियों की भरमार है। कभी कोई तोता बोल रहा है, कभी कोई पक्षी बोल रहा है, पेड़ों से बातें की जा रही है, पुरानी कथाओं को लेके आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, ये सब कथानक रूढ़ियां हैं जो कि रासो काव्य में भरमार है इन सब की। तो तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वधिक अभाव है। 147वां प्रश्न देखो, इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसका माना जाता है? गार सदर तासी का, फ्रांसीसी भाषा में, द ईस्ट वार लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। 148वां प्रश्न है, भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई है कि उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है घनानंद के बारे में, इंपॉर्टेंट कथन है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। फिर पूछा जाएगा, वशवर्तनी शब्द से याद रख लेना, वशवर्तनी, घनानंद। 149वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है, बानी को सार बखाने सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। बहुत बढ़िया यार, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं ये पंक्तियां नायक नायिका भेद से संबंधित है। किसकी है ये? देव की पंक्तियां हैं ये, कि बानी को सार बखाने सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, देव की पंक्तियां हैं ये। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी कहानी के विविध आंदोलन और उनसे जुड़े कहानीकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नई कहानी के जो प्रवर्तक है कमलेश्वर मोहन, राकेश राजेंद्र यादव, सही बात है। सचेतन कहानी के महीप सिंह, कमल जोशी, मधुकर सिंह, सही है। पर समानांतर कहानी के रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह और प्रिया शुक्ल गलत हो जाएंगे। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हो जाएंगे कमलेश्वर। कहानी के गंगा प्रसाद विमल, सही है, ठीक है। वो ऊपर एक रचना आई थी ना, क्या बोलते हैं, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, सही है। ऊपर ऊपर आई थी एक, जहाँ पे वो अज्ञेय के अपने अपने अजनबी की बात हुई थी, वो गंगा प्रसाद विमल की रचना थी। अपने अपने अजनबी तो किसकी रचना है? अज्ञेय की। पर एक रचना और आई थी, वहां पर जब अज्ञेय ऑप्शन में था, वो रचना गंगा प्रसाद विमल की थी, मैं भी भूल रहा हूँ। अपने भी ऐसा क्या, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी रचना है वो एक बार। अपने से अलग, ठीक है ना, अपने से अलग, ये रचना किसकी थी? गंगा प्रसाद विमल की, ठीक है। अब याद आ गया, नाम देखते हैं, ठीक है। ये पेपर 2 भी हमने सॉल्यूशन कर लिया है इसका भी। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको हार्ड लगता हो तो मैं मदद कर दूंगा समझाने में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पीडीएफ मिल जाएगी और जहाँ पे मैं क्लास लेता रहता हूँ। वैसे भी काफ़ी बच्चे जुड़ते हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीटीजी, टीपीजीटी, यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक।